स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। आज हम लोग भारत का भूगोल के तहत देखेंगे नदी तंत्र यानी रिवर सिस्टम की बात करेंगे। नदी तंत्र कह सकते हैं, जल तंत्र कह सकते हैं, या इसको हम अपवाह तंत्र कह सकते हैं। देखा जाए तो भारत में हमारे लगभग 50 से अधिक नदियां हैं जो महत्वपूर्ण नदियां बड़ी नदियों में आती हैं। तो नदियों को मुख्य रूप से बांटा जाएगा तो दो तरह से बांट सकते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालयी नदी तंत्र के रूप में इसको जानते हैं। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जो प्रायद्वीप में नदियां हैं उनको हम प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। दोनों में जो खूबियां हैं उनको हम देख लेते हैं। जो हिमालयी नदी तंत्र में है, ये नदियां प्राय बड़ी हैं और इनमें वर्ष वर्ष जल भरा रहता है, इसे हम सदा नीरा कहते हैं। इनमें जल का मुख्य जो कारण होता है वर्षा होता है और हिम जल होता है, यानी बर्फ के पिघलने से भी इसमें जल की मात्रा हमेशा बनी रहती है। इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है विस्तृत होता है और ये नदियां अभी युवा अवस्था में है, इसलिए ये युवा अवस्था में होने के कारण अधिकतर अपर्दन करती है और बड़े बड़े खड्ड महाखड्ड का या गार्ज का निर्माण करती है। हिमालय क्षेत्रों में महाखंड या गार्ज का निर्माण करती है, इनकी अपर्दन अधिक करती है, अब युवा अवस्था में है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की हम बात करते हैं, ये अधिक पुराने हैं और इनकी जो घाटियां हैं ये उथली हुई हैं, संतुलित उथली और संतुलित है, क्योंकि इनमें से जो कटाव था कटाव लगभग हो चुका है और ये भी कटाव कर रही हैं, इसलिए गार्ज का भी निर्माण करती हैं और अपने साथ काफी मात्रा में गार्ड को बहाकर ले जाती है। गार्ड को ये प्रवाहावस्था में है। ये नदियां अधिकतर मौसमी है, सीजनल। तो हम मुख्य रूप से आज देखेंगे जो हिमालयी नदी तंत्र है, इनको हम 3 नदी तंत्र में विभाजित कर सकते हैं। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। 3 महत्वपूर्ण नदियां उनमें इनकी ही सहायक नदियां हैं जो मिलकर बनी हुई हैं। तो हम पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। इसमें मुख्य रूप से 6 नदियां आती हैं सिंधु नदी तंत्र में। सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, ये सभी नदियां 6 प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं कि सिंधु का उद्गम कहाँ से पहले देखते हैं। तो सिंधु का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर में स्थित एक हिमनद है, यानी हिमशैल है, शानोख्वाब हिमनद। शानोख्वाब हिमनद से यानी ग्लेशियर से ये नदी सिंधु नदी निकलती है और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में केवल 709 किलोमीटर ही है और इसका विस्तार पाकिस्तान क्षेत्र में और जाके अरब सागर में गिरती है। इसकी कई सारी नदियां हैं जो लद्दाख में स्थित है। श्योक पूछा गया प्रश्न है, श्योक, गिलगित, नुब्रा, ये तीनों पूछे गए हैं। सिगात और गलतान भी है। जो अन्य नदियां हैं इनके तंत्र बनाती हैं सिंधु नदी तंत्र, सतलज, रावी, चिनाब, व्यास और झेलम। इनका ऋग्वेद में वर्णन है। ऋग्वेद में इनको नाम संस्कृत में जो नाम दिए गए हैं, तो ये भी पूछे गए प्रश्न है, ये सभी पूछे गए, मिलान करने के लिए आया हुआ है। सतलज यानी सुतुद्री, रावी नदी को परुष्णवी या इरावती नदी भी से कहा जाता है, पारुष्णवी या इरावती। चिनाब नदी अस्किन के नाम से या इसे चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है संस्कृत में। व्यास नदी को विपाशा या आर्गिकिया नदी कहा जाता है। वितस्ता यानी झेलम, वितस्ता का युद्ध हुआ था, प्रमुख प्रसिद्ध युद्ध हुआ था सिकंदर का पोरस का, वितस्ता या झेलम या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, झेलम नदी किनारे हुआ था, इसलिए प्रसिद्ध है अधिक। उद्गम की बात करते हैं तो सतलज नदी का उद्गम जहाँ तिब्बत में स्थित मानसरोवर के पास राकस ताल से हुआ है, वहीं रावी नदी का उद्गम जो हुआ है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। जबकि चिनाब नदी का जो उद्गम हुआ है ये बारालाचा दर्रा से हुआ है, लाहौर में बारालाचा दर्रा। व्यास नदी का उद्गम जो हुआ है व्यासकुंड से हुआ है, ये रोहतांग दर्रे के पास ही व्यासकुंड स्थित है। और झेलम नदी का उद्गम जो हुआ है वो शेषनाग झील का, जो कि कश्मीर के वेरनाग में स्थित है। संगम सतलज नदी जाके चिनाब में मिलती है, रावी भी चिनाब में मिलती है, झेलम भी चिनाब में मिलती है। 3 नदियां सतलज, रावी और झेलम चिनाब नदी में मिलती है, यानी उनकी सहायक नदी है। इसी तरह चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब जाके सिंधु में मिल जाता है और व्यास सतलज में मिलते हैं।
लंबाई की हम बात कर लेते हैं तो सतलज नदी की जो भारत में लंबाई है लगभग 1050 किलोमीटर के आसपास है। रावी 720 किलोमीटर और चिनाब नदी 1180 किलोमीटर लंबाई है। व्यास नदी की 470 किलोमीटर और झेलम की 725 किलोमीटर भारत में है। यहाँ ये भारत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इसका मतलब भारत की बात पाकिस्तान में चली जाती है। और रावी, चीना और व्यास ये नदियां, इन नदियों का विलय हो जाता है भारत में, चिनाब में, सिंधु में और सतलज में। अब हम इन नदियों की बात करते हैं जो गंगा नदी तंत्र से पता है हम लोगों को, जिसे गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री के पास से निकलने वाली जो नदी वो भागीरथी कहलाती है। और यही भागीरथी जो बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलती है, तब इसे गंगा कहा जाता है। यानी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ही गंगा का निर्माण होता है, यानी गंगा नदी तब कहलाती है जब ये देवप्रयाग में मिलती है, मिलन होता है। गंगा नदी की जो मुख्य रूप से वितरिका है, यानी इनकी जो धाराएं अलग से हैं, मुख्य रूप से देखा जाए एक बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से है। और इसे पद्मा कहा जाता है, गंगा नदी को ही पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। बाद में इसकी एक धारा निकलती है, इसे मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में। गंगा नदी तंत्र में मुख्य रूप से 15 नदियां आती हैं। लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर की लंबाई है गंगा नदी तंत्र की। और बहाव के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा गंगा नदी की लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में है, फिर पश्चिम बंगाल में है और फिर बिहार में, और उसके बाद आपका उत्तराखंड। हम गंगा नदी तंत्र की जो सहायक नदियां हैं उनको हम देखते हैं। तो इसकी सहायक नदियां में यमुना, चंबल, घाघरा, गंडक, कोसी, बेतवा, सोन और अन्य नदियां हैं। लेकिन इसमें से काफी नदियां यमुना नदी से मिलती है और यमुना नदी जाके गंगा नदी से मिल जाती है आपकी प्रयागराज यानी संगम में। अब हम देखते हैं एक नदी, यमुना नदी कहाँ से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। बंदरपूछ में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से यमुना नदी निकलती है और इसका संगम गंगा में हो जाता है प्रयागराज के पास संगम में। इसकी कुल लंबाई लगभग 1375 किलोमीटर है। चंबल नदी का जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश के महू में स्थित जना पाव पहाड़ी से है और चंबल नदी यमुना नदी से मिलती है, ये 1050 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह से घाघरा नदी की बात करें तो मत्सातुंग हिमालय से निकलती है और ये गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी भी 1080 किलोमीटर लंबी है। गंडक नदी की बात करें तो ये नेपाल से निकलती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है बिहार से 425 किलोमीटर बिहार में ये गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी की बात करें, बिहार के सोन से कहते हैं कोसी, गोसाई थान से निकलती है, ये भी गंगा नदी से मिल जाती है 730 किलोमीटर लंबाई इसकी। इस तरह से बेतवा की बात करें तो ये वे मध्य विंध्याचल पर्वत से निकलती है और बेतवा नदी आपकी यमुना से मिलती है, 480 किलोमीटर की लंबाई है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ये भी सोन नदी जाके गंगा से मिल जाती है, 780 किलोमीटर लंबाई है। अन्य नदियों की हम बात कर लेते हैं, जो 15 नदियों की बात की, रामगंगा है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, काली सिंध है, रिहंद है, दामोदर है और बनास अन्य नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं गंगा नदी। अब हम तीसरे प्रमुख नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात कर लेते हैं। नदियां किसी भी देश की जो है व्यापारिक स्तर की ऋण होती है। जैसे हमने बताया था, यूरोप में पढ़ाया था, यूरोप की प्रमुख नदी राइन नदी व्यस्ततम नदी है और वहाँ के अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझी जाती है राइन नदी को। उसी तरह से हम किसी भी देश की जो नदियां होती है वहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, अगर उनका अच्छी तरह से विकास हुआ और व्यापार के काम में उनका उपयोग किया जा रहा। भारत में भी ये स्थिति नहीं आई, बहुत कम है। 2 ही 3 है जो प्रमुख हैं नेशनल वाटरवेज, विकास की जरूरत है। देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में नदियों को हम देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को जब तिब्बत में रहती है तो सांगपो कहते हैं। जब तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में आपके प्रवेश करती है तो इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। और असम में जब प्रवेश करता है, ये अरुणाचल प्रदेश से असम में जब प्रवेश करता है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाता है तो इसे जमुना कहता है।
ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर मिलते हैं और फिर वहां पे दुनिया के सबसे बड़े सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल जो लंबाई है 2900 किलोमीटर लंबाई है इसकी। उद्गम की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है मानसरोवर झील के पास ही चीमायुंगदुंग हिमालय से हुआ है। चीमायुंगदुंग हिमालय से इसका संभव है। सहायक नदियां इसका सुमनसिरी है, कामेंग है, धनसिरी है, मानस है और तीस्ता। ये पूछे भी गए हैं कौन सी, ये सुमनसिरी भी पूछा गया है आपका, मानस पूछा गया, तीस्ता पूछा गया, धनसिरी पूछा गया। ये सब इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात कर लेते हैं तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के दो भाग हैं। वे नदियां जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं यानी पूर्वी प्रवाह वाली नदियां, और वे नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं यानी पश्चिम को प्रवाहित होकर ये अरब सागर में गिरती है, जबकि पूर्व को प्रवाहित होकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पश्चिम प्रवाह वाली जो नदियां मुख्य रूप से नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, घाघर और साबरमती। कुछ नदियां राजस्थान के रेगिस्तान में विलुप्त रहती है, इसको हम आगे विस्तृत रूप में देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो पूर्वी प्रवाह वाली नदियां हैं सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती है। कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे कृष्णा तंत्र की बात करें तो भीमा और तुंगभद्रा इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी की बात करें तो पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा और वर्धा, ये पूछे गए प्रश्न है। ये किसकी सहायक नदियां? पेनगंगा, वेनगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, इंद्रावती, मंजरा और वर्धा, सभी पूछे गए हैं कि किसकी सहायक नदियां? तो गोदावरी तंत्र में है, यानी ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अन्य नदियां जो पूर्वी प्रवाह की ओर है, कावेरी नदी है, तुंगभद्रा है, पेन्नार नदी, महानदी, वेंगई, स्वर्णरेखा नदी और दक्षिणी ब्राह्मणी नदी है। नदी तंत्र को हम लोगों ने देखा। अब हम इन प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की इन नदियों की लंबाई, चौड़ाई और उद्गम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखते हैं पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां और पूर्वी प्रवाह वाली नदियां। कृष्णा, पहले पूर्वी प्रवाह वाली नदियां देख लेते हैं। जैसे कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, इसकी लंबाई 1320 किलोमीटर यानी 1320 किलोमीटर। दूसरी गोदावरी जो नासिक, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक गांव से निकलती है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसे वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, वृद्ध गंगा गोदावरी आपकी होगी और दक्षिण की गंगा भी गोदावरी होगी, लेकिन दक्षिणी गंगा अगर कहा जाता है तो वो है आपका कावेरी। कावेरी को दक्षिणी गंगा के नाम से पुकारा जाता है। दक्षिणी गंगा, अगर दक्षिणी की गंगा आती है तो गोदावरी और दक्षिणी गंगा है तो आपका कावेरी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है आपकी? कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और उसकी लंबाई लगभग 805 किलोमीटर के आसपास है। इस पे जो प्रमुख जलप्रपात है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात प्रमुख रूप से है कावेरी नदी पे। कावेरी नदी सबसे ज्यादा प्रयोग की गई भारत की प्रमुख नदी है, सबसे नंबर 1 की नदी है, जिसके जल का 90 से 95% जल का उपयोग किया गया है सिंचाई के रूप में और जल शक्ति पावर हाउस के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया है। और ये कम मौसमी है, यानी मौसम के अनुसार नहीं, सदा जल से भरी रहती है, क्योंकि जब मानसून का आगमन होता है तब भी इसमें पानी भर होता है और जब मानसून की वापसी होती है तब भी इसमें पानी भरा रहता है। इसीलिए इसे कम मौसमी नदी भी कहा जाता है और सर्वाधिक प्रयोग में लाई गई नदी के रूप में भी जाना जाता है कावेरी नदी को। अगला है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है और ये कृष्णा नदी में मिल जाती है, यानी कृष्णा की सहायक नदी है और इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। अगली नदी है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी जो है कर्नाटक के नंदीपुर पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 570 किलोमीटर है। अगली है महत्वपूर्ण नदी है, महानदी है, जो मध्य प्रदेश के रामपुर जिले से निकलती है और लगभग 858 किलोमीटर है। कुछ प्रमुख यहाँ पे वाटरफॉल्स यानी जलप्रपात दिए हुए हैं, देख लेते हैं। पहले इधर पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों को देख लेते हैं। नर्मदा नदी, इसकी जो सहायक नदियां हैं पहले देखते हैं कहाँ से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और इस ये जो है खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। लगभग 1300 किलोमीटर लंबी नदी है।
इसकी सहायक नदियां हैं हिरन, शेर, शक्कर, तवा और बंजर इसकी सहायक नदियां। इसे नर्मदा नदी को ताप्ती की जुड़वा नदी भी कहा जाता है। माही नदी अगली हिंदू पश्चिम में प्रवाहित होने वाली माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। 560 किलोमीटर लंबी है। ताप्ती नदी जिसे नर्मदा की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसे जुड़वा नदी भी कह सकते हैं। मुल्ताई बैतूल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी और ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसकी जो सहायक नदियां हैं गंजर है, पुराना बैतूल है और अवड़ावती। अवड़ावती इसकी सहायक नदी है। लूनी नदी जिसे लवड़िया नदी के नाम से जाना जाता है, साल्ट रिवर, ये अजमेर के अरावली पहाड़ी के नाग पहाड़ से निकलती है और ये कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती है। 450 किलोमीटर इसकी लंबाई। घग्गर नदी के बारे में बताते हैं। कुछ अंतः स्थलीय नदियां होती हैं, यानी किसी समुद्र में नहीं मिलती है, ये कहीं विलुप्त हो जाती है, बीच में ही विलुप्त हो जाती है, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे घग्गर नदी आपकी है, इसे अंतः स्थलीय नदी कहते हैं क्योंकि इनका विलोपन हो जाता है, रास्ते में मार्ग में ही कहीं समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसका उद्गम हुआ है हिमालय के पास, कालका के पास से निकला हुआ है और इसका विलय राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इसका विलय हो जाता है। ये 494 किलोमीटर यात्रा करती है लंबाई। इसे वैदिक कालीन सरस्वती के नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये मौसमी नदी है, मानसून काल में फिर दिखाई पड़ती है, उसके बाद फिर गायब हो जाती है। साबरमती नदी ये अरावली पहाड़ी से के उदयपुर से निकलती है और कच्छ के रण में जाके गिरती है। 416 किलोमीटर लंबी है, गुजरात की नदी है साबरमती। अगली है शरावती। शरावती के बारे में बता दें, इसकी सबसे भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात इस पे है, जो या इसे गरसोपा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, कर्नाटक में है। इसे सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था, लेकिन कुचिकल कर्नाटक में ही स्थित है, 450 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात जो वराही नदी पे है, इस समय सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, कुचिकल या कुचिकला जलप्रपात। 450 मीटर ऊंचा है, कर्नाटक में है और इस नदी का नाम है वराही नदी। कर्नाटक में ही गोकक जलप्रपात भी स्थित है, जो गोकक नदी पर स्थित है। बिहार में गई घाट नदी पर एक जलप्रपात स्थित है, रकीम कुंड जलप्रपात। इसी तरह मध्य प्रदेश में महाना नदी पे केवटी जलप्रपात और बीहड़ नदी पे चचई जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात भी देखते चलते हैं नदियों के साथ साथ। यहाँ कुछ जो नदियां भी हैं, पूर्वी प्रवाह वाली नदियां, स्वर्णरेखा नदी और दक्षिणी ब्राह्मणी नदी, छोटी छोटी नदियां हैं जो ये हुगली और महानदी के बीच में डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसी स्वर्णरेखा नदी पे एक हुंड्रू जलप्रपात स्थित है जो झारखंड में स्थित है। जलप्रपात पूछे गए हैं, इसलिए इनको बीच में देते हैं कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है और झारखंड में स्थित है। और देखते हैं कृष्णा की कुछ सहायक नदियों को देख लेते हैं। भीमा, तुंगभद्रा, कोयना जल नदी, दूध गंगा, ये पूछे गए हैं, पंचगंगा, मूसी, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां। भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, दूध गंगा, पंचगंगा और मूसी। गोदावरी की पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा, वर्धा और सवरी इसकी सहायक नदियां। कावेरी नदी की हिमवती, लक्ष्मण तीर्थ इसकी सहायक नदियां हैं और सिमसा। महानदी की सहायक नदियां मांड, जोक, तेल, इब, हल्दो। तेल पूछा गया है, जोक और तेल यूपीएससी की परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं इस तरह का प्रश्न। अगला हम इधर देख लेते हैं अंतःस्थलीय कुछ और नदियां जो बीच में विलुप्त हो जाती है, जैसे घग्गर नदी हमने बताया। इस तरह की लूनी नदी भी है, ये बीच में विलुप्त हो जाती है और जब गिरती है तो ये कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती है, नहीं तो बीच में ही राजस्थान के बीच में ही विलुप्त हो जाती है। इसी तरह नदी है घग्गर, लूनी, कांतली, साबी और काकनी नदियां। ये अंतरस्थलीय नदियों के उदाहरण इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। ये याद करना जरूरी है कि अंतरस्थलीय नदियों के उदाहरण तो घग्गर, लूनी, कांतली, साबी, काकनी और भी कुछ नदियां।
अब हम देख लेते हैं कि प्रमुख झील कौन कौन से प्रमुख झील हैं। तो पहले हम जान लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण झील है फुलहर झील, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नर्मदा नदी पे दो प्रमुख जलप्रपात हैं आपके, भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात और एक पुनासा जलप्रपात। बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है, नर्मदा नदी पे स्थित है पुनासा और धुआंधार जलप्रपात। पूछा गया प्रश्न। अगला प्रमुख झील देते हैं वुलर झील, जो झेलम नदी पे बनी थी, गोखुर झील है और मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की वुलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी प्रमुख परियोजना स्थित है तुलबुल परियोजना, इसी पर बनी हुई है वुलर झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा में स्थित है, सबसे बड़ी लैगून झील भी इसको कहते हैं। सामर झील राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में और भी कुछ खारे पानी की झीलें हैं, जैसे पुष्कर झील, नक्की झील। हुसैन सागर झील आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी तरह से डल झील आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है और पोगांग झील भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। डीडवाना झील आपका राजस्थान में स्थित है। कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश के डेल्टाई प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, लैगून झील है और इसी के पास ही आपका श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, जहां से प्रक्षेपण किया जाता है, मिसाइलों का प्रक्षेपण और प्रयोग किया जाता है। शेषनाग झील और आपका मानस बल झील दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। स्टेनले जलाशय, स्टेनले जलाशय तमिलनाडु के कावेरी नदी पर बने मैटूर बांध के पीछे स्थित है, मैटूर बांध के पास है आपका ये स्टेनले झील। लोकटक झील जो आपका मणिपुर यानी पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील है आपका लोकटक झील, महत्वपूर्ण है। लोकटक झील बहुत बार पूछा गया है। और पूर्वोत्तर का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है और ये मणिपुर में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें जिसका एकमात्र तैरता हुआ आपका नेशनल पार्क स्थित है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी में स्थित है आपके लोकटक झील में। बेम्बनाड झील केरल में स्थित है और इसी बेम्बनाड झील में एक द्वीप स्थित है, वेलिंगटन द्वीप, जिसपे राष्ट्रीय स्तर की जो नौकायान प्रतियोगिता होती है यहीं पे किया जाता है, वेलिंगटन द्वीप में ही होता है। अगला देखते हैं लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, जो उल्का पिंड के पृथ्वी पर गिरने से एक क्रेटर का निर्माण हुआ था और उस क्रेटर में जल भर जाने के कारण ही ये लोनार झील निर्मित हुआ है, इसीलिए इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। भारत में एकमात्र क्रेटर झील है आपका लोनार झील। उत्तराखंड में भी कुछ झीलें हैं जैसे नैनीताल, भीमताल और भी कई हैं। अष्टमुडी झील कहाँ है आपका? केरल में स्थित है अष्टमुडी झील। साल्ट लेक ये पूछा क्वेश्चन है, अष्टमुडी झील कहाँ है और साल्ट लेक कहाँ स्थित है आपका? कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। अब राजस्थान की कुछ लवड़ी झीलों जानते हैं जहाँ पे नमक का निर्माण किया जाता है। आपका ऊपर हमने देखा था सांबर झील, डीडवाना झील, पंचभद्रा झील, लूणकरण सत्सर झील आपका। इसी तरह चंबल नदी पर स्थित कुछ झीलें बनी हुई हैं, जिसे राजस्थान में दो झील बनी हुई, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, जबकि उसी चंबल नदी पे मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी सागर या गांधी सागर झील निर्मित है। इस तरह से चंबल नदी पर तीन है, दो आपके राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो गांधी सागर झील है और जवाहरलाल और राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है। उकाई झील गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित यह झील मानव निर्मित झील है। उकाई झील उकाई परियोजना भी है। गोविंद सागर झील ये भी मानव निर्मित झील है, जो कि भाखड़ा नागल बांध के पीछे बनाया गया है और ये हिमाचल प्रदेश में है। मानव निर्मित और बहुत सी झीलें हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे आपका आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर गोविंद सागर झील है, नागार्जुन सागर झील है। उसी तरह से मंजरा नदी पे, जो भी आंध्र प्रदेश की मंजरा नदी पे निजाम सागर झील आपका स्थित है। जो तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पे स्थित है, ये कर्नाटक में है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो सोन नदी की सहायक नदी है, रिहंद नदी, उस रिहंद नदी पे स्थित है और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इस तरह से हम लोगों ने प्रमुख झीलों को देख लिया, नदियों को देख लिया। अगला हम टॉपिक बनाएंगे परियोजनाओं पे। किन किन परियोजनाओं को किन किन नदियों पर बनाया गया इस पे देखेंगे।
अब वीडियो लंबी होगी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।